लिखो इसको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q, two positive integers p and q can be written as p is equal to a square into b cube and q is equal to a cube into b, where a and b are prime numbers. ठीक है। फाइंड द, उसमें वेरीफाई करने को कहा हुआ है आपको। मैं कहूँ एलसीएम निकालो पी और क्यू का और एचसीएफ निकालो पी और क्यू का। पहली बात तो ना, ये क्वेश्चन पता मुश्किल क्यों लगता है, ये एग्जाम्पलर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि ए भी दिया हुआ है, एक नंबर पी है, उसको प्राइम फैक्टराइज करके दिया है। तुम्हें नहीं समझ में आता, ए की वैल्यू ले लो 2 3। जहां पर कभी भी ए बी लिखा हो, ये गोल्डन रूल होता है, जहां पर कभी भी ए बी लिखा हुआ है और वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तुम्हारे दिमाग में, उसको नंबर सपोज कर लो रैंडमली, लेकिन प्राइम लेना है क्योंकि प्राइम दिया हुआ है। ऐसा नहीं आप 4 और 5 ले लो। ठीक है, तो ए को अगर आप 2 क्यूब ले रहे हो, पी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, क्यू इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3। अब तुम्हें एचसीएफ निकालना आसान है ना। अब वही 2 को तुमने ए ले लेना है, तो ए मतलब पी इस तरह से कुछ आ रहा है तुम्हारे सामने, क्यू जो है वो इस तरह से है। अब बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा? ए स्क्वायर एंड, अच्छा बी स्क्वायर नहीं ना, बी एक बार है, सॉरी माय मिस्टेक। अब क्या होगा? हाँ एचसीएफ हो गया ना ए स्क्वायर बी, और एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? समझ में आ गया? कुछ नहीं है इसमें, बस उसके बाद उसने क्या है, उसने एग्जाम्पलर को थोड़ा सा आगे कर बढ़ा दिया। उसने कहा कि ये प्रूव करो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। अब जो इसका वो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, हाँ वो थोड़ा सा अच्छा है, वो थोड़ा अच्छे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये ना प्रैक्टिस पेपर में लिखा हुआ था, आई विल शो यू। प्रैक्टिस पेपर में था जहां लिखा हुआ है एनी अदर। लास्ट ईयर सीबीएसई ने दो प्रैक्टिस पेपर्स रिलीज किए थे, उसके जो आंसर्स दिए थे उससे एक साल पहले भी सैम्पल पेपर में प्रैक्टिस एडिशनल प्रैक्टिस पेपर रिलीज किए थे आफ्टर योर बेसिक सैम्पल पेपर। उसमें लिखा हुआ था एनी अदर टेक्निक, एनी अदर क्वेश्चन बाय एनी अदर मेथड एंड करेक्ट आंसर है इज ऑल्सो राइट, इज ऑल्सो कैन ऑल्सो शुड ऑल्सो बी मार्क्ड। ठीक है, मैंने आज ही पढ़ा, किसी बुक में लिखा हुआ था ये। तो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स इज गिवन एज फॉलोज। ठीक है, तो 3 नंबर्स है ए बी सी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से दी हुई है। ए की दी हुई है 2 रेज टू पावर आर, 3 रेज टू पावर पी, 5 रेज टू पावर क्यू। बी लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर पी, 3 रेज टू पावर आर, 5 रेज टू पावर क्यू। 5 रेज टू पावर पी लिखा हुआ है, पी है। ठीक है, एक मिनट, 5 रेज टू पावर पी लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो एक बार इसको लेके चलते हैं। अब मैं ऐसे नहीं मानूंगी गलत है, क्वेश्चन में अगर आंसर फर्क आए ना उससे तब देखेंगे। और सी को लिया हुआ है 2 रेज टू पावर क्यू, 3 रेज टू पावर क्यू, 5 रेज टू पावर पी। ठीक है, और कंडीशन हमें दी है P इज लेस देन Q इज लेस देन R, मतलब ये सेंडिंग ऑर्डर में है, P छोटा फिर Q फिर R। ठीक है ना। तो A और B का अगर मुझे HCF निकालना है, 2 की पावर R बड़ी होगी या 2 की पावर P? R बड़ी होगी, तो HCF में 2 की पावर P आएगा या R आएगा? P आएगा। छोटे वाला आता है ना HCF में नंबर, तो इसीलिए उसने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया। ठीक है ना। अब उसके बाद उसने कहा है द लार्जेस्ट नंबर that divides A, comma B, comma C without leaving a remainder is 30. The smallest number that leaves a remainder 2 when divided by A, B, C is 5402.
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। 540 एलसीएम हुआ, रिमाइंडर 2 आ रहा है, 5400 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर पता है ना, बस इतना सा इसकी कंडीशन याद रखनी है कि आपको पता है कि तीनों नंबर्स को जो लार्जेस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड करता है, एचसीएफ होता है फैक्टर, वो डिवाइड करता है ना। फैक्टर जो है वो 2 3 6 होता है ना, तो 6 इज डिविजिबल बाय 2, 3 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 एंड 3 आर द फैक्टर्स। तो एचसीएफ ने भी फैक्टर वाला काम ही करना है, क्योंकि हम उसको फैक्टर्स में से ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर डिवाइड करता है वो होता है फैक्टर, जो डिवाइड हो जाता है वो है मल्टीपल। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 2। अब ये हम एबीसी से डिवाइड करके, जो नंबर एबीसी से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 दे रहा है, दैट इज 5402। तो यहां से क्लियर हो गया कि ये मल्टीपल हो जाएगा। एलसीएम इन तीन नंबर्स का हो जाएगा 5400 और एचसीएफ हो जाएगा 30। ठीक है, अब ना इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है पी क्यू आर एस का, हमें सिर्फ इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन टर्म्स ऑफ 2 3 5। ठीक है, तो पी क्यू आर अगर मैं एचसीएफ निकाल रही हूँ, तो पी क्यू आर में सबसे छोटा कौन सा है ना, पी छोटा है ना, तो एचसीएफ में 2 की पावर क्या आएगी, पी। पी क्यू आर फिर से सबसे छोटा कौन सा है, 3 पी। यहाँ पे क्यू पी पी 5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पी की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 3 × 5, फैक्टराइज किया तो पी की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ गई। अब 5400 को फैक्टराइज कर लो, फिर 2 की पावर क्या आती है, अब एलसीएम निकालना है तो ऑफ कोर्स 2 की पावर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आर, 3 की पावर भी आर, और यहां पर क्यू। ठीक हो गया इतना। क्लियर हो गया बच्चे, 5400 को फैक्टराइज करो। अच्छा, ये सबको ये तो समझ में आ गया ना, द मेन पॉइंट हियर इज टू अंडरस्टैंड। अब ये केस स्टडी में क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, अगर किसी के हाथ में ये बुक आ गई ना तो वो डाल सकते हैं। 5400 को बिल्कुल फैक्टराइज करो बच्चों।
टू की पावर थ्री। हम्म। क्योंकि आर आर है तो ठीक है ना। तो सबसे इजी हो गया, क्यू की वैल्यू टू है, आर की वैल्यू थ्री। निकाल लिया हमने पी क्यू आर, है ना। और फिर आपको वैल्यूज पुट करनी है पावर्स में, और ए क्या होगा, टू क्यूब, थ्री रेस टू पावर वन, फाइव रेस टू पावर टू। गुड क्वेश्चन। अब आ जाओ सर्कल्स पर। सर्कल्स हमने बुक खत्म कर ली थी सारी, है ना? अब एक्स्ट्रा करें। वो तुम्हें वो आई थी ना केस स्टडी ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। तो एक्चुअली आई थिंक इट अपियर्ड इन सैट के पेपर, सैट का पेपर होता है ना जो एसएटी सैट होता है, आफ्टर टेंथ देते हैं आई थिंक, या आफ्टर ट्वेल्थ, फॉर यूनिवर्सिटीज जो अब्रॉड अप्लाई है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ उस वाले में से था वो ट्रिग्नोमेट्री। तो तभी वो ड्रॉ ब्रिज वगैरह सब दिया हुआ था। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा वो पार्ट एक्सक्लूड कर देते हैं। 5400। तो ये जो है 5400 इस फॉर्म में है, टू की पावर आर से ही है। हाँ, पी हमने यूज कर लिया मतलब। हाँ। हाँ तो ठीक है ना, तो टू की पावर यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे टू की पावर आर है, तो टू आर किसके इक्वल है, थ्री। थ्री की पावर थ्री है, आर की यहाँ पे थ्री रेस टू पावर आर है, तो आर भी किसके इक्वल है, थ्री। फाइव स्क्वायर, फाइव रेस टू पावर क्यूब। याद है ना, ये मैंने टाइम्स में क्वेश्चन दिया था, 1176 इज इक्वल टू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। हाँ तो क्या हो गया, तो पावर्स तो वही आ गई ना। हमारे पास पी की वैल्यू तो वन आ गई पिछले वाले पार्ट से, एच सी एफ से, क्यू की वैल्यू टू आ गई, आर की वैल्यू थ्री आ गई। अब उसने आपको एबीसी निकालने को कहा है, तो ए मैं कैसे निकालूंगी, टू क्यूब, थ्री रेस टू पावर वन, फाइव रेस टू पावर टू। ठीक है ना। एट थ्री जा 24, 24 इंटू 25। समझ में आ गई बात है। ठीक है ना, ये ए नंबर हो गया 600। ऐसे ही बी की वैल्यू निकाल लो, टू रेस टू पावर वन, थ्री रेस टू पावर, हाँ दिमाग चलने लग गया, फाइव रेस टू पावर वन, हाँ, 27 इंटू टेन, 270। यही आया ना, ये गलत है। नहीं, ये पीपी है। अच्छा, सी की वैल्यू क्या आएगी, टू रेस टू पावर टू, थ्री रेस टू पावर टू, फाइव रेस टू पावर वन। इजी है ना बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में है, पी वन क्यू टू थ्री आर। ठीक है ना। तो टू स्क्वायर इज फोर इंटू नाइन इंटू फाइव, तो इसमें मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्या आ जाएगा, वन। क्लियर हो गया ये। चलो, सहज और आर्यन क्वेश्चन समझ में आ गया। एंड दैट रिमाइंड्स मी, मैंने तुम्हें सर्कल्स की वर्कशीट नहीं भेजी, है ना, कभी भेजती हूँ इसलिए। सर्कल्स की वर्कशीट मोस्ट प्रोबेबली ना उसने उसमें मैंने इंक्लूड किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके पूरे नोट्स बनाए थे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया था फ्रॉम योर एग्जाम्पलर, मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं। ठीक है। तो उसमें मुझे लगता है कि मैंने इंक्लूड किया होगा, अगर नहीं होगा तो आई मेक इट अगेन, बट आई थिंक उसमें सर्कल्स के ना मैंने एग्जाम्पलर इंक्लूड किया हुआ है, सर्कल्स असाइनमेंट नहीं किया हुआ। ठीक है, वो अलग से दे दूंगी। सर्कल्स की मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की है, देखो रिसीव हुई। हो गई ना, मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा भी दिए होंगे, और कुछ क्वेश्चंस हमें देखने हैं अभी। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, ओपन करो अगर है आपके पास।
तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाएगा, कोई एमसीक्यू, कोई सैंपल पेपर। और अगर आपके पास कोई भी सैंपल पेपर्स हैं, आपका काफी सिलेबस ओवर हो चुका है, उसके एमसीक्यूज और केस स्टडी सॉल्व करनी शुरू कर दो। एंड हैव अ लुक एट ऑल द सेक्शंस। बेटा हमेशा जब भी सैंपल पेपर कोई सॉल्व करना है ना, पूरे 3 घंटे नहीं लगा पाओगे उसको। ठीक है ना? ये ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं। आप लेकिन 3 घंटे लगाकर हम बैठ गए, कुंडी बंद कर दी, अंदर बैठकर 3 घंटे पेपर दे रहे हैं, कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है? और वो अगर हम सोचे भी ना कि बहुत डेडिकेटेडली होकर वो 1 या 2 बार अचीव होगा, उतना टाइम नहीं होता है, पेशेंस नहीं होती है, वो सिटिंग पावर भी 3 घंटे की नहीं होती है इन जनरल, विदाउट सिर पे डंडा की नहीं कल पेपर है। तो हमें करना क्या है, हर एक पेपर का सेक्शन ए लो, अराउंड 30 मिनट्स उसको लगाओ, 30 मिनट्स मैक्सिमम टाइम सेट कर लो। समझ में आ गया? और स्पीड टेस्ट की तरह वो एमसीक्यू सॉल्व करो। 30 मिनट्स के बाद एक बार बंद कर दो उसको। राइट? ये प्रैक्टिस होता है, आपका माइंड अभी से शुरू करोगे ना तो ये प्रैक्टिस होगा। आपने 30 मिनट्स देने हैं सेक्शन ए को, मैक्सिमम हाफ एन आवर लगाना है हमें, इससे ज्यादा हमें उस एमसीक्यू को देना ही नहीं है, अगर हम उसे फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो अलग से सेक्शन बी सॉल्व करो, अलग से सेक्शन सी सॉल्व करो। सो आइडियल टाइम क्या होता है सेक्शन ए के लिए, विच आई से इज अराउंड 20 to 30 मिनट्स। समझ में आ गया? मैक्सिमम इन दोनों के बीच में टाइम होना चाहिए, 20-30 मिनट्स में हमारे एमसीक्यू होने चाहिए। सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो अराउंड 30 मिनट्स उसको लगा लो। केस स्टडीज भी 30 मिनट्स में होनी चाहिए हमारी। 5 मार्क्स को थोड़ा 4 क्वेश्चन है, आराम से 10-10 मिनट करके भी लगाएंगे तो 40 मिनट लग जाएंगे हमें। ठीक है? तो अपने हिसाब से मैं आपको वो टाइम लिमिट दे दूंगी हर एक सेक्शन की, पर सबसे पहले ना अपने एमसीक्यूज परफेक्ट करने शुरू करो, क्योंकि अगर एमसीक्यूज हो जाते हैं ना, गलत नहीं होंगे, सारे सही होंगे, तो वो स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। ठीक है? ज्योमेट्री में स्टार्ट राइटिंग, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री का, स्टार्ट राइटिंग इट। एमसीक्यू जो भी आपको सैंपल पेपर में दिखता है, बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं, कोई भी एक खरीद लो, रैंडमली कोई भी मार्केट से एक परचेज कर लो, कोई फर्क नहीं होता सब में। आपको ऑनलाइन भी मैं एक लिंक शेयर कर दूंगी, लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स थे। और अगर किसी और को भी कोई भी, वो स्कूल में लिंक शेयर हो जाता है एक्चुअली, अगर किसी को भी वो लिंक दोबारा से मिलता है 2025 का, तो प्लीज उसको शेयर कर देना यहाँ पर। ठीक है? और उसमें से एमसीक्यूज कम से कम सॉल्व करो, अपने वाले जो आपके रेलिवेंट हैं, जो नहीं किया वो उसको छोड़ दो। समझ में आ गई बात? अब आओ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। इट सेज AP AQ are tangents from point A, AP is perpendicular to AQ, ये 90 डिग्री एंगल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ना लेंथ ऑफ टेंजेंट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस के लिए मुझे O और P को, O और Q को ज्वाइन करना चाहिए। ये एंगल भी 90 हो गया, ये एंगल भी 90 हो गया। अब ये एमसीक्यू में अगर आएगा तो रीजन पता है ना? तो एपी ओ क्यू क्या बन जाता है? एपी ए क्यू इक्वल है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ओपी ओ क्यू इक्वल है रेडियस। सारे एंगल्स 90 के इक्वल है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, तो रेक्टेंगल तो है ही है। इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी तो क्या बन गया? स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाइज अपने पे जो लिख सकते हो वो लिखो। रेडियस, ये लास्ट टू लास्ट जब भी कंस्ट्रक्शन थी ना हमें, वहां पर ये हमारा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था। ठीक है? तो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ पी ए क्यू विल बी स्क्वायर, एंड एरिया निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। APOQ all angles 90 degree, adjacent sides equal, therefore APOQ is a square. दिया हुआ है ना ये देखो, AP is perpendicular to OQ, ये एंगल 90 दिया हुआ है, ये दोनों 90 तो होते ही है ना, ये वाला और ये वाला। क्यों? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ये वाला और ये वाला सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है ना? तो ये फिगर जो है हमारे पास स्क्वायर बनेगी, सारे एंगल्स 90 है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 2 बुक का ही क्वेश्चन है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो पता है ना हमें कौन से होते हैं, सेम सेंटर हो। ठीक है, इनकी रेडियस दी हुई है 4 and 5। लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। तो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड, छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट। एक रेडियस है 4 और एक रेडियस है 5। सेंटर दिया हुआ है O। समझ में आ गया? बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड, छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, बुक में सेम करवाया था। तो ऐसे ही अब 4 और 5 दिया है रैंडमली, बिकॉज इसका आंसर क्या निकलेगा, 3। और कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, 6। इसमें दो रूल यूज होते हैं छोटे वाले सर्कल के लिए, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बेसिस पर मैंने ए एम निकाल लिया 3 सेंटीमीटर। एंड नाइन्थ क्लास में पढ़ा था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर मैं छोटे वाले सर्कल को हटा दूं, तो दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, इट शुड बाइसेक्ट द कॉर्ड, एंड बाय दिस रूल ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना सबको? अब क्वेश्चन नंबर 3 कल ही प्रूव करवाया था। ये एग्जैक्टली सेम ऐसे ही पेपर में आ जाता है। ये एंगल दिया हुआ है आपको, सी ए ओ बी 25, ए बी सी डी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल उसके अंदर है, और कहते हैं कि सीओडी निकालो एंगल। तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री का रूल याद होगा हमें, -125। तो सीओडी डायरेक्टली एमसीक्यू में आ गया ना, तो मतलब सोचना भी नहीं, कुछ भी प्रूव नहीं करना। हमें रूल अगर याद होगा तो डायरेक्टली 55 लिखना है। देखो बेटा, ये दोनों एंगल्स ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, सर्कल उसके अंदर है ना। तो हमने कहा था कि जो ये सेंटर पर ऑपोजिट साइड्स एंगल बनाती हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। वो हमने कल लास्ट वाला क्वेश्चन किया था। तो ये अगर ये 125 है, तो ये 180 माइनस 125 हो गया। ये कितना आ गया, डायरेक्टली आंसर 55। इसको लिख लो यूजिंग क्वेश्चन नंबर 13। बुक का 13th क्वेश्चन यूज किया ना हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिल जाता है हमें। AB is a chord, AOC is the diameter, एंगल ACB 50 दिया हुआ है, AT is tangent at point A, फाइंड एंगल BAT। ये वाला एंगल निकालना है। फिगर ड्रॉ करो पहले, ये उसके बाद में फिर करवाती हूँ। पहले आराम से फिगर ड्रॉ करो। देखो इस सर्कल में अगर मुझे कुछ करना है, तो मुझे ना AB कोई दिया हुआ, कोई भी कॉर्ड दी हुई है, उसका एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस, है ना। नाइन्थ में मैं यही बोलती थी ना, एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस। अब अगर कोई भी कॉर्ड एंगल सबटेंड करती है सर्कमफ्रेंस पर, तो उसके साथ साथ हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो अगर इसी कॉर्ड का सेंटर पे एंगल निकालना है, तो मुझे ओबी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ओबी को मैंने कहीं ऐसे ज्वाइन कर दिया। हम्म, ये 90 हो गया ना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। एंगल CAT इज 90 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, और भी इजी हो गया, है ना। अगर इसको नहीं भी ज्वाइन करते, तो अगर AC डायामीटर है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी 40 आ गया, तो ये भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ABC इज 90, एंगल इन सेमी सर्कल
तो एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ एंगल सी ए बी इज 40 डिग्री, जिससे मेरे पास आ जाएगा एंगल बी ए टी इज 90 माइनस 40 विच इज 50। ठीक हो गया इतना। अदर वे राउंड इसका प्रूफ जो है वो ओ और बी को ज्वाइन कर दिया, ये एंगल 100 आ गया। ठीक है, ए ओ बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये आपका 100 है, ये 40 40 हो गया, और फिर भी ये क्या आ गया 50 डिग्री। समझ में आ गई बात? ये कोई भी एक प्रूफ लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 ना बुक का ही है, कोशिश करो ड्रॉ करने की। फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 मीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, मैं क्या कहती हूँ हमेशा, रेडियस 5 दी हुई है ना। अगर मुझे कभी भी सर्कल में कुछ समझ, मतलब मैं ऐसे कोई थ्योरम पढ़ रही हूँ, कोई भी स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ ज्योमेट्री की स्पेशली, और कुछ समझ नहीं आता, तो आई हाईलाइट ऑन द कीवर्ड्स। इसमें कोई तो क्वाड्रिलेटरल कुछ तो बन रहा होगा ना, क्या बन रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या बन रहा है, क्या हमें कोई फिगर दिखी, कौन सी है? अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, या तो ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल या सर्कल या रोम्बस या कुछ बनना चाहिए। क्या बन रहा है ये? क्या हमें एक तो वर्ड दिया हुआ है सर्कल, है ना, उसकी रेडियस दी हुई है 5। तो अगर मैं कुछ ना बनाऊं, सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगी, अ सर्कल जिसकी रेडियस मुझे डिफाइन करके दी हुई है 5 सेंटीमीटर, अ सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। फिर ये पॉइंट पी कहां पर है, डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा क्योंकि रेडियस से लेंथ ज्यादा है, तो मैंने पी पॉइंट को कुछ यहां ले लिया, और ओपी मुझे पता है किसके इक्वल है, 13 सेंटीमीटर। पेयर ऑफ टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर टू द सर्कल आर ड्रॉन। अब तो समझ में आना शुरू हो गया, यहां से पी क्यू और यहां से पी आर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे, यहां से इसको भी ज्वाइन कर देंगे। अब कहते हैं इसका एरिया निकालो, तो ओपी 13 है, ये 5 दिया हुआ है। कॉन्ग्रुएंट तो है ही है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। ट्वेल्व हो गया, 13 5। 13 इज द हाइपोटेन्यूज, इसीलिए 12 का, अगर कुछ और होता तब नहीं करते, है ना, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। तो पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, ये मैंने क्यों लिया, बिकॉज 13 इज द हाइपोटेन्यूज। तो कोई भी ले लो, इन ट्राइंगल ओ पी ओ क्यू पी, पी क्यू इज 12, पाइथागोरस से लिखा है। ठीक है, 2 मार्क्स में ना ये क्वेश्चन कम होते हैं चांसेस आने के, ये एमसीक्यू में ज्यादा है। अगर 2 मार्क्स में भी आते हैं ना, तो थोड़ा लिखना हमें आना चाहिए बस। ठीक है ना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेंगे इसको। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका एरिया निकाल ले, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 5 इंटू 12, और इसको क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। तो एरिया कितना हो जाएगा, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम्म हम्म, क्यों आएगा, कैसे निकालोगे, एंगल चाहिए। आ तो सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हायर ट्रिग्नोमेट्री चाहिए हमें। यू शुड नो हाउ टू फाइंड द एंगल, ये वाला एंगल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें साइड्स पता है। ट्राइंगल तो एक बनेगा, लेकिन ये एंगल भी एक ही होगा। हाँ, तो कौन सा होगा वो हमें नहीं पता, उसके लिए भी नीड या तो कैलकुलेटर्स चाहिए या वो टेबल चाहिए होता है। ठीक है ना, 5 और 12 की रेशियो, टैन थीटा इज 5/12, तो 5/12 की आप रेशियो अप्रोक्सीमेट निकालोगे। टेबल्स आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा के, अप्रोक्सीमेट आप एंगल निकाल लोगे। नाउ इफ यू हैव दिस एंगल, यू कैन फाइंड दिस सेंटर वाला एंगल, है ना, वो भी कोई ऑड नंबर में ही होगा। ठीक है, टैन इनवर्स है, इनवर्स रेशियोज बोलते हैं उसको, आगे अगर मैथ्स करोगे तो वहां यूज करते हैं। तो टैन इनवर्स ऑफ 5/12, यू नीड अ कैलकुलेटर और अ टेबल, यू कैन नॉट डू इट ओरली। ठीक है,
बेसिकली क्या किया था कि साइड 5 ले ली, परपेंडिकुलर 5 रखा, साइड एक 12 ली, परपेंडिकुलर 5 रखा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो वो मेजरिंग एंगल मेजरिंग वाला है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो देखते हैं कि इस अगर इस पॉइंट पर पी पे मैं खड़ा हो जाता हूँ और ओ को देख रही हूँ विच इज एट 5 परपेंडिकुलर, डिस्टेंस पी क्यू है 12, तो अगर हम उससे मेजर करते हैं तो एंगल कितना आता है। तो उस एंगल के बेसिस पर उन्होंने रेशियोज लगाकर ना टेबल पूरा तैयार किया हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो इनवर्स भी हम देख सकते थे उससे। ठीक हो गया। लेकिन वो अब की 10th क्लास में वो टॉपिक बिल्कुल डिलीट किया हुआ है। आज से 20 साल पहले था। ठीक है। ऑड एंगल्स 83, 84, 91, 90, 91, 92 तो बड़े हो गए, 10th में नहीं थे। बट वी हैड 57 डिग्रीज, 43 डिग्रीज, ये हमारे पास एंगल्स हुआ करते थे। ठीक है। और इन अगर मिनट्स में भी है तो वो तुम निकाल सकते हो, पर तुम्हारे लिए वो सिलेबस के बाहर है अभी। ठीक है। समझ में आ गया ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। एट द एंड ए ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल। तो इसमें पहले मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए, यहां तक जब पढ़ा, सर्कल जिसकी डायमीटर ए बी है, रेडियस है 5। सो ड्रॉ अ सर्कल, डायमीटर ए बी। तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई, 10 सेंट। टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन। तो यहां से एक टेंजेंट एक्स ए वाई को ड्रॉ किया है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है। ए बी की लेंथ मुझे पता है 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ ए बी इज 10 सेंटीमीटर्स। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको। अब यहां पर ना आपने इस एक्स ए वाई टेंजेंट से पैरेलल एक कॉर्ड सी डी ड्रॉ की है, जिसकी डिस्टेंस क्या है ए से, 8 सेंटीमीटर। तो देखो ओ ए का डिस्टेंस कितना है, 5। तो वो जो सी डी होगा वो यहां पर होगा कहीं। ठीक है। और ये पैरेलल है एक्स ए वाई को। ठीक है। आपको सी डी की लेंथ निकालनी है। ये कुछ नाइन्थ में ऐसा कुछ किया हुआ है हमने। सी डी कॉर्ड है ना, उसकी लेंथ निकालनी है। ये परपेंडिकुलर है, हाँ, किसको ज्वाइन करोगे, एसी को ज्वाइन करे, एडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और किसको ज्वाइन करना चाहिए, और कोई सेंटर है ना ओ, है ना। तो बेसिकली अगर हम ओ और सी ओ डी को ज्वाइन करते हैं, देखो मल्टीपल चीजें हैं। पहले तो ये लाइंस पैरेलल है, एक्स ए वाई इज पैरेलल टू सी डी। ये पॉइंट मैंने एम मार्क किया, सी डी और ए बी का इंटरसेक्शन। सो कैन आई से ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। लाइंस पैरेलल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग ले लो, को इंटीरियर एंगल्स ले लो, लाइंस पैरेलल है। तो मेरे पास पहली चीज तो ये आ गई, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। रेडियस मुझे 5 दी हुई है। ए एम डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितना है, 8। तो ओ एम कितना हो गया, ओ एम डिस्टेंस कितना आ गया, 3। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। याद है नाइन्थ में कुछ ऐसा करते थे हम लोग, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालते थे ना, टेंजेंट्स दी होती थी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दिया था। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। क्लियर हो गया इतना। सीएम
CM 4 आया था, तो उसका डबल परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। समझ में आ गई बात है सबको? ठीक है ना? अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड वाला पेज कर दो डिलीट। लिख लिया सबने? क्योंकि टेंजेंट एट ए ड्रॉ किया है। नहीं, उसने स्पेसिफाई किया टेंजेंट कहाँ ड्रॉ की है। दूसरी चीज है डिस्टेंस फ्रॉम ए कहा हुआ है, तो फर्क पड़ जाता है ना। टेंजेंट अगर आपने बी पे ड्रॉ कर दी तो डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो यहां से आपका डिस्टेंस हो गया कॉर्ड CD का, है ना। एक्स से वाई का मतलब है उसने पॉइंट स्पेसिफाई किया है कि टेंजेंट ड्रॉ कहाँ हुई है। इसका आंसर ए से ज्वाइन करते, एक मिनट देखें, मैंने सोचा। अच्छा, एंगल इन सेमी सर्कल, हाँ ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। यहाँ से ऐसे लिया क्योंकि ए बी हमें डायामीटर दी हुई है, ठीक है। तो CD हो गया हमारे पास ये, तो C और D ये ले लिया। तुमने इसको ज्वाइन किया, एंगल इन सेमी सर्कल नहीं बना क्योंकि ये वाला एंगल इन सेमी सर्कल है, ये है और एक ये है, ठीक है। और यहाँ पर O दिया हुआ है, तो तुम्हारा AM is 8, ये 5 और 3 हो जाता है। ये तो 8 आ गया ना, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया। कैसे? अगर मैम पाता हूँ क्योंकि मेरे पास दो हमें सीडी फाइल करना है हम्म। तो CM प्लस अगर MD करके तो ऐसे हो जाएगा। CM+MD, हाँ वो तो है ही है, वैसे भी डबल है ना, CM तो हाफ है ही है। सी CD4 कैसे आएगा? MD आप टू करेगा। ये परपेंडिकुलर लिया, दिस इज 8, MB 2 है। MD MB ये 2 है, अभी भी हो जाएगा पर थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि तुम्हें इसमें सिर्फ यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है। देन यू आर गिवन द रूल, फिर सिमिलैरिटी ले सकते हो, पर सिमिलैरिटी में डिपेंड करता है कि हमें BC और AC देना चाहिए, ठीक है। लंबा हो जाएगा, पता नहीं है बोलता नहीं क्यों इससे, मैं सोचूंगी इसके बारे में, ठीक है। सी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। ये क्लास में करवाया भी था मैंने आपको, जहां पर एक एंगल 90, एक एंगल दे दिया कोई और 30 60 कुछ भी दिखता है ना, 45, टिग्नो, दिमाग में ना सोच लेना, कहीं ना कहीं टिग्नो लगेगा। तो 80 इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए, 90 डिग्री एंगल हो गया। OT इज 4 सेंटीमीटर, ये एंगल 30 दिया हुआ है, AT की वैल्यू निकालो। एंड बिलीव मी, कभी कभी ना बैठते हैं कि हाँ ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, 90 डिग्री बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में आती ही नहीं, ठीक है। तो तब पता क्या करना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, कौन सा मैंने क्या पढ़ा है, तो ट्रिग्नो कहीं ना कहीं आएगा उसमें। और वहां से दिस इज हाउ यू कंट्रोल योर पैनिक मोड, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो मैंने क्या क्या पढ़ा है। हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से कुछ यूज कर सकते हैं, पॉलिनोमियल से कुछ यूज कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन से कुछ यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक यूज होगा, AP यूज होगा, कोऑर्डिनेट यूज होगा, ठीक है, ट्रायंगल्स की कोई प्रॉपर्टी यूज होगी। तो अकॉर्डिंगली पाइथागोरस नहीं लग रहा हमारा यहाँ पर। देन विल कम टू चैप्टर नंबर 8 की हाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज हो सकती है। देन समझ में आ गया, क्लास में दिया है, कोई ना कोई एक बच्चा होता है जो अटक के बैठा होता है कि कैसे करेंगे। समझ में आ गई बात? ये तो पेपर में कभी भी कुछ ऐसा दिखता है ना, ट्राई एंड फोकस किस चैप्टर से है, उस चैप्टर में हमने और क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। 30 डिग्री दे दिया, साइड ऑपोजिट 30, OA विल बी 2, OA/OT sin 30, ऐसे ही AT/OT विल बी cos 30, तो क्या आ जाएगा 2√3। 30 गिवन है और ये 4 गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है। वो तो मैंने वैसे लगाना है, सीधा cos 30 ही लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर ऐसे दिया मैं तो हाँ बने हुए हैं, जो वो स्टेटमेंट दी हुई थी उसमें नहीं बना हुआ था, वैसे वाले क्वेश्चंस में या जैसे बुक के क्वेश्चंस हैं। O is the center of the circle, PQ is the chord, and tangent at PR
एट पी मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद पी क्यू। तो ये एंगल 50 डिग्री है। फाइंड एंगल पीओ क्यू। ये अभी किया भी था हमने। ये सर्कल पी आर, ये ओ, क्यू, एक मिनट, नहीं 40 नहीं होगा। हाँ, पी ओ क्यू। इजी है बच्चों ये। रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इतना पोर्शन उसने दे दिया 50, तो बचा कितना? 40। और ये भी कितना हो गया? 40। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया? 100। तो एंगल पीओ क्यू इज 100। क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद। ये ले लो, ब्लैक कलर है बस ये। क्वेश्चन नंबर 9, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। एपी एंड ए बी आर टेंजेंट्स। वो चाहे कॉर्ड की तरह आपको सीकेंट की तरह लग रहा है, पर वो नहीं है। ये ए और ये बी यहीं पर आएगा। ए बी इज द वेरी गुड, अच्छी बात है। पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी इज 50। ऐसे बड़ी खुशी होती है जब ऐसे छुट्टी हो ना, एंगल ओ ए बी निकालने। ओ ए बी। ठीक है। वैसे भी एक हमने क्वेश्चन एग्जांपल 2 नहीं किया था, यहाँ पे 50 बन रहा है, तो ये उसका हाफ x/2 होता है ना? एग्जाम्पल नंबर 2 याद कर लेना। ये मैं आपको, अगर आपने नहीं किया, मैं रिवाइज करवा दूंगी, ऐसे इजी है। देखो, ये एंगल 90 है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ये भी एंगल 90 है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो एंगल ओ ए पी इज 90 डिग्री। एंगल ओ बी पी इज 90 डिग्री। ये 50 डिग्री हो गया, है ना? तीन एंगल्स हमें क्वाड्रिलेटरल के गिवन है। दो का सम 90 है। 90 90 तो 180। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाता है? 180 माइनस 50, 130। तो हमने रूल किया भी था कि रेडियाई के बीच का एंगल और टेंजेंट्स के बीच का एंगल सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है। तो एंगल एओबी 130 आ गया। अब ट्राइंगल एओबी पर फोकस करो। आइसोसलेस ट्राइंगल है। जो आपका वर्टिकल एंगल है वो अब उसने 130 दे दिया। तो बाकी दो का सम क्या होगा? 50। 50 सम होगा 50। सो ईच एंगल विल बी इक्वल टू 25। सो एंगल ओ ए बी इज 25 डिग्री। ये एमसीक्यू में भी आता है और ये डायरेक्ट भी। आपको अगर अपनी एग्जांपल नंबर 2 याद होगा ना बुक का, तो डायरेक्टली अगर ये एंगल 50 है तो कॉर्ड और रेडियस के बीच का एंगल हाफ हो जाता है 25 डिग्री। दिस इज द थ्योरम, ये रूल, एक फॉर्मूला है हमेशा। ठीक है। तो हम एमसीक्यूज में डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं इफ यू रिमेंबर दिस रूल। चलो क्वेश्चन नंबर 10, ये देखते हैं ये सॉल्व हो पाता है कि नहीं। हम्म। एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, या फिर एक टेंजेंट हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ड्रॉ कर दिया, हमें उसका एक्सटर्नल पॉइंट कोई हमने उस पर स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है। तो टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू द सर्कल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर।
फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो मैं यहां से ठीक है, तो मुझे पता है कि इसमें ये एंगल ए और एंगल बी 90 90 हो गए, है ना। ओपी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब इतना तो पता है ना कि ये एंगल 30 होगा। एंगल बाइसेक्टर कॉन्ग्रुएंसी दिमाग में चल भी जाती है उस टाइम पर, है ना। तो ये एंगल 30 होगा। अब यहां पर ये आपको 3 गिवन है, 90 डिग्री का एंगल गिवन है और 30 डिग्री एंगल गिवन है, या 60 भी गिवन है। अगर आप लगा लो किसी भी वे में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे, यू विल गेट द लेंथ ऑफ एपी। सो ए ओ अपॉन ए पी विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्रीज। ए ओ अपॉन ए पी tan 30 किसके इक्वल होता है? 1/√3। सो ए ओ हमारे पास है 3/√3 विल बी इक्वल टू ए पी, है ना। नहीं, 3√3 होगा, सॉरी, डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। AO इंटू √3, सो इट विल बी 3√3 इज द लेंथ ऑफ AP। क्लियर होगी बात ये? क्वेश्चन नंबर 11 ना, आई थिंक एग्जाम्पलर में कहीं है ये। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 तो इजिली एंगल्स के बारे में ही है ना, तो हो जाएगा। PQR 70 डिग्री दिया हुआ है, is the tangent, sorry, PQR is the tangent at Q whose center is O. AB is the chord parallel to PR. एंगल BQR is 70 डिग्री। फाइंड एंगल AQB, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल हमें निकालना है। अच्छा, थोड़ा सा तुक्का भी लग जाता है, पर थोड़ा सा डबल कर दिया बस। वही कह रही हूँ, थोड़ा सा लग जाता है क्योंकि एक स्टार्टिंग पॉइंट हमने वो ले लिया, हाँ उससे हो जाता है, बट अलग से भी इसको मतलब प्रॉपरली अगर लिखेंगे। ठीक है, तुमने ऐसी बात नहीं है। और ए बी पैरेलल टू पी आर दिया हुआ है, ये एंगल 70 दिया है। तो पहले पैरेलल लाइन से अगर ये एंगल 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, तो वील टेक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं शॉर्टकट में लिखवा रही हूँ, तो एंगल ए क्यू बी आपके पास आ जाएगा 70। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, इसके बाद ना मुझे मैं थोड़ा सा स्टैंड, हाँ उसमें लूप बदला आ जाते हैं, स्टैंड स्टिल पॉइंट पे आ जाता है हमारे पास। यहाँ बैठो, जस्ट गिव मी 6:15 पे क्लास होगा। तो एक हमारा स्टैंड स्टिल पॉइंट हो जाता है। तो इस 70 डिग्री अगर मुझे दिया हुआ है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे? तो अब मुझे पता है कि इफ आई नीड टू ड्रॉ, ये 90 डिग्री एंगल है, दिस इज 90। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगेन कुछ नहीं रहा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, अगर इसमें मैक्सिमम अगर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, मेरे पास सर्कल पे पॉइंट्स हैं, तो मैं सेंटर और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक होगी बात ये? तो यहां से मैंने ओ ए ओ बी, जहां पर भी मुझे पॉइंट दिख रहा है, ओ क्यू तो ज्वाइंट है, मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो जब आप रेडियाई को ऐसे ज्वाइन कर देते हो, आपके पास बहुत सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे। दिस इज 20, सो दिस विल ऑल्सो बी 20 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा? 50। ये भी कितना होगा? 50। और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, एंगल एट द सेंटर इज 80, एंगल बाय द सेम कॉर्ड हाफ हो जाएगा 40 डिग्री। तो बस इस तरह से घूम जाना है, एंगल ए क्यू बी 40।
मैक्सिमम चांसेस है इसके एमसीक्यू में आने के। प्रूफ करना होगा बस। ठीक है, प्रूफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट मैंने आपको करवाया था ना, ये देखिए टेंजेंट एंड कॉर्ड, एंगल मेड बाय कॉर्ड, ये भी 70 हो गया बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल ना दिया हो तो फिर नहीं होगा ना, क्योंकि ये भी 70 है, 70, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये कॉमन हो गया। हम्म। हम्म। तो ये 70 दिया ही नहीं होगा तो नहीं होगा। ये वाला अगर पैरेलल ना दिया हो ना तो ये एंगल 70 निकल नहीं सकता ना। ये 20 आ जाएगा तुम्हारे पास, उसके बाद रुक जाएंगे हम लोग। ये अगर तुम्हें रूल याद हो, ये तुम्हें रूल याद हो, तुम्हारे पास ये थ्योरम ना बुक में नहीं है तो ये याद नहीं होती है। मैं आपको एंड तक बताती रहूंगी ऑल्टरनेट सेगमेंट, आप नहीं समझ फिर भी उसको स्किप कर देते हो मैक्सिमम टाइम्स, क्योंकि हमने इसको बार बार स्कूल में नहीं किया, बुक में थ्योरम नहीं है तो इसको प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर ये मुझे 70 दिया हुआ है, दिस एंगल इज 70 डिग्री, फिर ये 70, तो हम ये सॉल्व नहीं कर पाते। समझ में आ गई बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम यही सॉल्व होगा अब आपके पेपर में। इसके बाद ना इसके हैंडआउट को एक बार देख लेना, काफी क्वेश्चंस करवाए भी हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट वाले अब होंगे ना, एग्जाम्पलर इसका फिलहाल अभी छोड़ देंगे, सिर्फ उसके एमसीक्यूज कर लेंगे। सो बीओ क्यू इज अ डायमीटर, टेंजेंट एट पी मीट्स बी ए, एक्सटेंडेड एट टी, पीबीओ एंगल 30 डिग्री है, फाइंड एंगल पीटीए। ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल निकालना। ओपी को देखो ज्वाइन भी किया हुआ है। हम्म। ओपी रेडियस है, ओ इज द सेंटर। तुम निकाल सकते हो ये वाला, करो सॉल्व। हम्म। देखो, ये मैं यहाँ पर नहीं लिख सकती। करना, आई टेक दिस। ठीक है, ये टेंजेंट ही है यहाँ पर, पी बी ए टी, और दिस इज पॉइंट 2। आपको सिर्फ ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो ओपी को मैंने ज्वाइन कर लिया, आपको एंगल पीटीए निकालना है। अच्छा, ए बी क्या दिया हुआ है हमें, डायामीटर। द मोमेंट डायामीटर इज मेंशन्ड, एंगल इन अ सेमी सर्कल, दिस इज 90। तो ये 30 है, ये वाला एंगल कितना आ गया, 60 आ गया। हम्म। अब ओपी क्या है, रेडियस, पीटी क्या है, टेंजेंट, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है। हाँ, 120 तो ये वाला है, ये 30 होगा। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये 30 है ना, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहे हैं, दिस इज 30, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 60, क्योंकि ये भी 60 है तो ये सामने वाला भी इसका 60 आ गया। ओ ए ओ पी रेडियाई है, फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये जो बचा एंगल है ये कितना हो गया, या तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा लो, या फिर आपने कहा ये 120 डिग्री है, लीनियर पेयर से ये भी बचा क्या आएगा 30 डिग्री। तो बेसिकली क्या होता है, कॉड पी ए इज इक्वल टू 80। सेटअप में ना हम फर्दर प्रूव करते हैं, प्रूव दैट पी ए इज इक्वल टू 80। हम्म। नहीं, जरूरी नहीं है, यहाँ पर बन रहा 90, नहीं बन रहा 60, इक्विलेटरल बन रहा है, ये भी 60 आ गया। ये दोनों एंगल 60 है, ये भी 60 है,
ये भी 60 है, तो बचा ये वाला एंगल, ये भी 60 है। और वैसे भी देखो, ए भी तो डायमीटर है, तो ये 30 30 120 हो गया था, है ना। कॉन्ग्रुएंट कह सकते, सिमिलर सिमिलर तो हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी देखनी पड़ेगी। सिमिलर है, बिल्कुल है, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ वन आर इक्वल टू ऑल एंगल्स ऑफ द अदर। हाँ बिल्कुल, ये भी 120 है और ये भी 120 है, तो हाँ, बीओपी एंड एपीटी इन दैट इन सम ऑर्डर दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 2 मिनट है हमारे पास। चलो बाकी संडे की क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। काफी क्वेश्चंस इसमें ना इजी वाले हैं, और एक आपको टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स, ठीक है, वो वाला थोड़ा सा रूल करवाना है। अगर उसमें कोई एमसीक्यू वगैरह कुछ हमारे